खबर है। बालाघाट में लाखों के इनामी 10 नक्सली हथियार के साथ सरेंडर कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक केबी डिवीजन के लीडर कबीर अपने साथियों के साथ सरेंडर कर सकता है। एमएमसी जोन में कबीर पर 77 लाख का इनाम घोषित है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 4 महिला और 6 पुरुष हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने नक्सली सरेंडर कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन दी है। तो देखिए, ये नक्सली जिनका सरेंडर आज हो सकता है, मोहन यादव के समक्ष इनका सरेंडर हो सकता है। और देखिए, गृह मंत्रालय भी लगातार इस कोशिश में कैसे देश को पूरी तरीके से नक्सल मुक्त किया जाए। अधिकांश जो नक्सल प्रभावित राज्य या इलाके थे, वहां पर नक्सल मुक्त अभियान में बड़ी सफलता भी हासिल हुई है। और ऐसे में ये सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा सरेंडर इसे हम मानेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने नक्सली सरेंडर कर सकते हैं। और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन भी दी है। इंडिगो संकट पर एक्शन में डीजीसीए है। डीजीसीए का इंडिगो के सीईओ को नोटिस है। इंडिगो संकट के लिए सीईओ जिम्मेदार, ये डीजीसीए ने कहा है। इंडिगो के सीईओ से 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। इंडिगो के ऑपरेशन मैनेजमेंट में गंभीर चूक, डीजीसीए ने बताया है। यात्री को सही जानकारी, सुविधा नहीं मिली, संचालन की पूरी जिम्मेदारी सीईओ की है, ये डीजीसीए ने कहा है। तो डीजीसीए की अब सख्ती जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि अब तक हजारों फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो चुकी है। और इस कैंसिलेशन की वजह से यात्रियों में भारी नाराजगी, परेशानी, और इस बीच लगातार केंद्र सरकार हो या फिर डीजीसीए ये सख्त मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पूरे हालात पर। और कोशिश यही है कि हालात को सामान्य कर लिया जाए। हालांकि इन सब के बीच माफी जरूर इंडिगो की तरफ से बार बार मांगी जा रही है, लेकिन अब इसको कैसे सुचारू रूप से चलाया जा सके और कहां चूक हुई, इसके बारे में लगातार जवाब तलब जो है वो इंडिगो से डीजीसीए कर रहा है। तो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के ऑपरेशन में फ्लाइट के कैंसिल होने का सिलसिला जारी है। कल भी इंडिगो एयरलाइंस की 800 से ज्यादा उड़ानें रद्द हैं, जिससे यात्री परेशान है। हालांकि इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के बाद मनमाने किराए पर केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने प्रभावित रूटों पर किराया तय किया है। शर्म करो। मुंबई एयरपोर्ट पर यात्री परेशान। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री परेशान। रांची एयरपोर्ट पर यात्री परेशान। पटना एयरपोर्ट पर भी यात्री परेशान। हमारा बहुत असुविधा है, हम लोग कैसे जाएगा अभी क्या जाने का कोई हमारा। इंडिगो पर आरोप है कि उसने नियमों की अनदेखी की तो विमान परिचालन प्रभावित हुई और परिचालन पर असर पड़ा तो यात्री परेशान हुए। हमारी इंडिगो की फ्लाइट बिना कोई इन्फॉर्मेशन के हमें पता भी नहीं चला, हम लोग एयरपोर्ट तक पहुंचे। अगर वो पहले भी इन्फॉर्म करते तो कम से कम परेशानी होती है। पूरे देश भर के सब लोग परेशान है, तो ऐसा थोड़ी है कि हमारी परेशानी कोई स्पेशल है। अंदर रुकने देंगे नहीं इतना देर में। दूसरे फ्लाइट्स में भी, दूसरे फ्लाइट आई थिंक है भी नहीं रांची से। 4 दिनों से रद्द उड़ानों की संख्या 2000 से ज्यादा हो चुकी है। इंडिगो के ऑपरेशन में लगातार 5वें दिन भी सुधार नहीं दिखा और शनिवार को भी देश के 4 बड़े एयरपोर्ट समेत कई शहरों से इंडिगो की 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल की गई। इससे अब तक 3 लाख से ज्यादा यात्री सीधे प्रभावित हुए हैं और यात्री परेशान हुए तो उनकी जेब पर एयरलाइंस कंपनियों की नजर गड़ गई। मनमाना किराया वसूला जाने लगा। तब सरकार सामने आई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने प्रभावित रूटों पर किराया तय किया। 500 किलोमीटर की दूरी पर अधिकतम किराया 7,500 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। और तो और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने खुद मॉनिटरिंग भी शुरू कर दी। संकट के बीच यात्रियों की मदद के लिए रेलवे ने भी बड़ा कदम उठाया है।
स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला हुआ। अलग अलग स्टेशनों और जोन से चलने वाली ट्रेनों में रेलवे ने 37 प्रीमियम ट्रेनों में 116 एक्स्ट्रा कोच जोड़े हैं। ये फैसला उन शहरों और रूट्स के लिए किया गया जहां इंडिगो के पैसेंजर्स की ज्यादा आवाजाही है। तो अभी जो हाल में बढ़ी हुई डिमांड है उसको मीट करने के लिए उत्तर रेलवे द्वारा बहुत सारे नए उपाय किए गए हैं, जैसे कोच का अटैचमेंट। बताया जा रहा है कि 10 से 15 दिसंबर तक ही हालात सामान्य हो पाएंगे। यानी फिलहाल इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से यात्री परेशान हैं। कोई अपने ही रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाया तो कोई एयरपोर्ट पर रात बिताने को मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नॉर्थ गोवा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के बाद नाइट क्लब में आग लग गई, जिसमें 23 लोग जिंदा जल गए। जानकारी के मुताबिक मरने वालों में 20 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल है। हादसे की जानकारी मिलते ही सीएम प्रमोद सावंत हादसे वाली जगह पहुंचे और उन्होंने घटना की जांच के आदेश भी दे दिए। पुलिस के मुताबिक आग रात करीब 12 बजे लगी। फिलहाल शुरुआती जानकारी से पता चला है कि नाइट क्लब ने फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया था। तो ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं गोवा से बड़ी खबर, जहां नाइट क्लब में भयंकर आग लग गई और बताया जा रहा है कि 20 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। 23 लोग जिंदा जल गए हैं। बताया जा रहा है कि नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट के बाद नाइट क्लब में आग लग गई। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 23 लोग जिंदा जल गए हैं। और ये तस्वीर देखिए जहां पर कैसे भीषण आग लगी है। गोवा से ये बड़ी खबर बता रहे हैं और ये तस्वीर बयां कर रही है किस तरीके के हालात बन गए। और शुरुआती जानकारी से पता चला है कि नाइट क्लब ने फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया था, यानी कि उस मानक पर ये जगह नहीं था, जिस वजह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग जब भड़की तो इसे रोका या कम नहीं किया जा सका। ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। यहाँ पे अल्पोरा के अंदर में एक रेस्टोरेंट कम क्लब है। वहाँ पे 12:04 पे पुलिस कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन आई कि वहाँ कोई फायर इंसिडेंट हुआ है और वहाँ इमिडिएटली पुलिस और फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वगैरह सब ने रश किया उधर। तो अब फायर तो अंडर कंट्रोल है और वहाँ से डेड बॉडीज सारी निकाली गई है। तो उसमें टोटल जो डेथ काउंट है उसमें 23 है और इसमें जो ज़्यादातर जो बॉडीज मिली हैं वो नीचे जहाँ किचन है इसका रेस्टोरेंट का, वहाँ पे डेड बॉडीज मिली है। और अभी इस घटना के कारणों की जांच पुलिस करेगी और उसमें जो भी उसके कंक्लूजन निकल के आते हैं जांच के, उसके हिसाब से हम लोग इसमें एक्शन लेंगे। में जो इंसिडेंट्स वाइज अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, इस तरह का इंसिडेंट्स कभी नहीं होना चाहिए। गोवा जैसे टूरिज्म स्टेट में कुछ जो इलीगल्स या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हो, इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, में 2-3 इनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। ऑल टुगेदर 23 लोगों की डेथ हो चुकी है और जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें हैं जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। बिहार में उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार लगातार जोर दे रही है। नई सरकार के बनने के साथ ही एक्शन मोड में आए मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की। सीएम आवास पर हुई इस बैठक में निवेश बढ़ाने के साथ लंबित और आगामी योजनाओं पर भी मंथन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक्शन मोड में हैं। शनिवार को सीएम आवास में उद्योग विभाग की बड़ी समीक्षा बैठक बुलाई गई। एक अणे मार्ग स्थित सीएम आवास परिसर में सुबह 11 बजे से शुरू हुई बैठक करीब 3 घंटे तक चली। इस बैठक में बिहार में स्थापित उद्योगों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा हुई, निवेश बढ़ाने की रणनीति पर जोर दिया गया, लंबित औद्योगिक परियोजनाओं की प्रगति पर फोकस किया गया और आगामी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा भी की गई।
समीक्षा बैठक में उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल, विभाग के प्रधान सचिव और अन्य अधिकारियों के अलावा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। इस बैठक में सरकार का फोकस ये जानने पर रहा कि हाल के वर्षों में राज्य में कितने उद्योग लगे, किस सेक्टर में निवेश की संभावनाएं हैं, कौन सी परियोजनाएं अटकी हैं और उन्हें गति देने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। इससे पहले 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार के लक्ष्य को साधने के लिए शुक्रवार को ही सीएम नीतीश ने बड़ा ऐलान करते हुए बिहार में 3 नए विभागों की घोषणा की थी। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग और नागर विमानन विभाग की घोषणा की गई। जाहिर है सरकार का फोकस इन विभागों के जरिए नौकरी और रोजगार का लक्ष्य पूरा कर पाना है। 2025 के बिहार चुनाव में सरकार ने प्रदेश में उद्योग, निवेश और रोजगार की बहार लाने का जो वादा किया था, उन्हें रफ्तार देने के लिए ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। उम्मीद है बिहार में इंडस्ट्री के साथ एम्प्लॉयमेंट में भी मजबूती मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, इस बीच सीएम नीतीश का एक्सपर्ट पोस्ट सामने आया है। राज्य की तेज आर्थिक तरक्की के लिए औद्योगिकरण जरूरी बताया है। बिहार अब निवेशक सम्मेलन का आयोजन करेगा। देश दुनिया के प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों में निवेशक सम्मेलन होगा। अगले 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना है। आधुनिक फूड प्रोसेसिंग और 5 नए मेगा फूड पार्क स्थापित करना, 10 औद्योगिक पार्क और 100 एमएसएमई पार्कों को विकसित करना लक्ष्य है। कौशल एवं उद्यमिता में 7 लाख लोगों को प्रशिक्षित करना, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय की स्थापना, सभी जिलों में एमएसएमई केंद्र स्थापित करना शामिल है। स्थानीय उत्पादों के निर्यात और बाजार की सुविधा उपलब्ध कराने की भी चर्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। तो देखिए, उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक कल ही की गई थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में आए और उसके बाद अब एक पोस्ट भी सामने आया है नीतीश कुमार का, जिसमें पूरा उन्होंने रोड मैप बताया है कि कैसे निवेशकों को हम लगातार आमंत्रित इन 5 सालों में करेंगे और हमारा उद्देश्य है कि कैसे हम अगले 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए की निवेश की योजना बनाएं और इसके साथ साथ सभी जिलों में एमएसएमई केंद्र स्थापित करेंगे। स्थानीय उत्पादों के निर्यात और बाजार की सुविधा भी उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। तो बिहार में उद्योग स्थापित करने के लिए सीएम नीतीश मिशन मोड में काम कर रहे हैं। सीएम नीतीश के इस मिशन पर सियासत भी शुरू हो गई है। तो देखिए, ये पोस्ट सामने आया है और इस पोस्ट के जरिए ये कोशिश है कि कैसे बिहार में उद्योग नौकरी बढ़ाई जाए और इसको लेकर के लगातार मंथन। अब आधारभूत संरचनाएं तैयार हो गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अब बिहार को इंडस्ट्रियलाइज होने में कोई देर नहीं है। हर जिले में एक इंडस्ट्री, यह हमारा संकल्प था और इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम 24 घंटा एक कर देने वाले हैं। उद्योग धंधे की स्थापना करेंगे। तो 20 वर्षों में आप लोग क्या कर रहे थे? एनडीए की सरकार क्या कर रही थी? उद्योगपतियों को लाने का कार्य नहीं किए हों। अब नए रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। एनडीए ने जो संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें अन्य विषयों के अलावा उद्योग यहाँ लगे अधिक से अधिक, ताकि नौजवानों को रोजगार भी मिले। बिहार की जनता को उम्मीद रखनी चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। जल्दी से जल्दी जो हम सब लोगों ने संकल्प पत्र में कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, वह सब काम पूरा होगा। क्या सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आएंगे? ये सवाल बिहार की सियासी गलियारों में तैर रहा है। जेडीयू सांसद संजय झा के बाद जेडीयू के तमाम नेताओं ने निशांत को राजनीति में लाने की मांग तेज कर दी है। पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं निशांत जी राजनीति में आवे और हम लोग का नेतृत्व स्वीकार करें। क्या राजनीति में आएंगे निशांत? बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये सवाल लगातार हिलोरे मार रहा है कि क्या सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आएंगे। शुक्रवार को संजय झा ने ये कहकर कि सभी लोग चाहते हैं कि निशांत पार्टी में आकर काम करें, निशांत के राजनीति में आने की कयासबाजी को और तेज कर दिया।
संजय झा के बाद जेडीयू में अब एक सुर में निशांत को राजनीति में लाने की मांग तेज हो गई है। इस पर लगा हुआ हूं कि निशांत जी राजनीति में आवे और हम लोग का नेतृत्व स्वीकार करें। लेकिन आपको लगता है कि नीतीश कुमार अपने रहते अपने बेटे को राजनीति में आने देंगे? नहीं, इसमें नीतीश बाबू का सवाल नहीं है, निशांत जी को निर्णय लेना है। निशांत जी निर्णय लेकर के आवे। तो एक आइडियल बेटा है और ऐसे बेटा जैसा बिहार के लोग चाहते हैं, तो इस तरह के लोग अगर डिसीजन लेते हैं कि मैं राजनीति में आऊंगा, तो मुझे लगता है पूरा बिहार वेलकम करेगा, सिर्फ जनता दल यूनाइटेड क्यों। जनता दल यू के कार्यकर्ता और समर्थक और सामाजिक समूह की सदिच्छा है, अनुरोध है कि माननीय निशांत कुमार जी सक्रिय राजनीति में आने का फैसला लीजिए। जदयू का कार्यकर्ता तो हसरत भरी निगाह से टकटकी लगा के देख रहा है कि कब वो सक्रिय राजनीति में आए। जो आम कार्यकर्ताओं की जो मांग है, खास करके जितने भी युवा लोग हैं, सब लोग चाहते हैं कि निशांत जी आए राजनीति में, सक्रिय राजनीति करना चाहिए उन्हें। स्वच्छ छवि है, पेशे से इंजीनियर रहे और शायद देश में कोई ऐसा मुख्यमंत्री के पुत्र नहीं होंगे जो इतने शांत स्वभाव के। अभी पे निशांत कुमार अपने नाम की तरह बहुत शांत स्वभाव के हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत ना तो सक्रिय राजनीति में हैं और ना ही वो राजनीतिक मंचों पर कभी दिखते हैं। पारिवारिक कार्यक्रमों में कुछ तस्वीरें जरूर कभी कभार सामने आती हैं। राजनीतिक मंच और सवालों से किनारा करने वाले निशांत कुमार ने पिछले 1.5 साल में राजनीतिक मुद्दों पर कई बार बयान दिए, अपने पिता के काम की तारीफ की और नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बन जाने के बाद जनता का आभार भी जताया। ऐसे में तमाम जेडीयू नेताओं की मांग के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या राजनीति में आएंगे निशांत। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार में नई सरकार नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सिटीजन सर्विस पोर्टल लॉन्च किया। क्या है इस पोर्टल की खासियत, आप भी जानिए। ये है बिहार सरकार का नया पोर्टल। इस पोर्टल का नाम है सिटीजन सर्विस पोर्टल। नाम सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि ये पोर्टल लोगों की सुविधा के लिए लाई गई है। इस पोर्टल के बन जाने से अब लोगों को थाने और पुलिस वालों के चक्कर नहीं काटने होंगे। आम लोग सीधे इस पोर्टल के माध्यम से पुलिस सेवा से जुड़ी शिकायत भी कर सकते हैं। कोई भी घर बैठे शिकायत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शिकायत मिलने के बाद पुलिस जांच कर FIR भी दर्ज कर सकती है। सिटीजन सर्विस पोर्टल का उद्घाटन गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने किया। सिटीजन सर्विस पोर्टल का औपचारिक रूप से गो लाइव किया जा रहा है। यह पहल SCRB बिहार द्वारा तकनीक के माध्यम से जनता को सरल, पारदर्शी और त्वरित सेवा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी लगातार एक्शन मोड में हैं। सम्राट चौधरी ने एक बार फिर बिहार में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। अवैध खनन में इस्तेमाल वाहनों की 15 दिन के भीतर नीलामी का आदेश दिया है। बैंकिंग फ्रॉड में तत्काल एक्शन के साथ महिला सुरक्षा को लेकर अभय ब्रिगेड का गठन करने का आदेश दिया गया है। बिहार में नई सरकार एक्शन मोड में है। लोगों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सरकार जी जान से जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट।